and a very good evening to all my dear students. बच्चों, आज हम प्राचीन आर्थिक विचारों के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्राचीन आर्थिक चिंतन के प्रधान अध्ययन केंद्र भारत, मध्य एशिया के यहूदी राज्य, यूनान एवं रोम थे। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का विराट वर्णन आगे इसी अध्याय में किया जाएगा और आज हम इसके आगे के वर्णन को भी समझेंगे। यहाँ इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन ग्रंथ, तमिल साहित्य इत्यादि आर्थिक विचारों से भरे पड़े हैं। हम यहाँ पर सर्वप्रथम हिब्रू, यहूदी यानी कि यहूदी, ग्रीक एवं रोमन विचारों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे और इसके बाद प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों को संक्षिप्त में वर्णन करेंगे आगे के कुछ वीडियोस में। हिब्रू आर्थिक विचार, हिब्रू इकोनॉमिक आइडियाज, जिसे हम यहूदी के कंटेक्स्ट में भी समझते हैं। तो हम यहाँ पे 2 या 3 कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे हिब्रू, फिर हम देखेंगे इनके बारे में, ग्रीक के बारे में, ग्रीक थॉट्स के बारे में, फिर हम रोमन विचारों को लेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द हिब्रू इकोनॉमिक आइडियाज। अरब के उत्तर तथा मिस्र के पूर्व में आज जो एक छोटा सा देश है जिसे यहूदियों का देश इजराइल कहते हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर रहने वाले लोगों के समाज को हिब्रू समाज कहा जाता था। उस समय यहूदी सरकार व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता के द्वारा कानून का पालन करना था। जीवन का लक्ष्य मूसा के आदेशों का पालन करना था। उस समय कृषि, उद्योग, व्यापार, ब्याज, श्रम व मजदूरी, उत्तराधिकार आदि आर्थिक विषयों के संबंध में लोग निर्धारित नियमों का पालन करते थे। एरिक रोल के अनुसार आज के वैज्ञानिक विचारों से अधिक हिब्रू विचार अधिक प्रभावशाली थे और एक अर्थ में उनका प्रभाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हिब्रू समाज के प्रमुख आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं। अब हम देखेंगे a few of the important characteristics or the features of the Hebrew economic ideas। ठीक है, हिब्रू विचारकों के आर्थिक विचारधाराओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका क्या क्या मेन मोटिव और उद्देश्य हुआ करते थे। कृषि की प्रधानता, यहूदी समाज में कृषि कार्य को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। कृषि कार्य करने वाले व्यक्तियों को समाज तथा धर्म के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता था। उस समय कहा जाता था कि यद्यपि व्यापार अधिक लाभ देता है पर ये एक क्षण में खोए भी जा सकते हैं, अतः कभी भी भूमि खरीदने में मत झिझको। सेकेंड थॉट वाज संपत्ति और संपत्ति अधिकार। संपत्ति को भूमि, पशु, चांदी के टुकड़ों, गुलामों आदि में मापा जाता था। इन सब में भूमि का महत्व अधिक था। खानाबदोश जीवन से तंग आकर लोग गांवों में बसकर खेती करने लगे थे। फिर आते हैं उत्तराधिकारी नियम। उस समय उत्तराधिकार के नियम रिश्ते की निकटता के आधार पर बनाए गए थे। जो व्यक्ति जितना समीप का रिश्तेदार होता था उसका संपत्ति प्राप्त करने का उतना ही अधिकार होता था। फिर हम पढ़ेंगे ब्याज। हजरत मूसा के अनुसार उधार पर ब्याज लेना वर्जित था। इसे पाप माना जाता था क्योंकि यह अमानवीय था। परंतु धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य के विकास होने पर लोग उत्पादक कार्यों के लिए उधार लेने लगे थे। परंतु यदि ब्याज को रोकने तथा ऋण व ऋणदाता के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। वस्तुओं की उचित कीमत, अधिक लाभ का निषेध। ऊंची कीमतों के अलावा मिलावट, कम तौल आदि को वर्जित किया गया था। लाभ की अधिकतम सीमा 66 3/4 निर्धारित थी। व्यापार में मुनाफाखोरी को कम करने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना तथा संग्रह करना कानूनी रूप से विरुद्ध माना जाता था। सप्तवर्षीय तथा जुबली वर्ष की व्यवस्था। यहूदी समाज में 6 वर्ष खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए भूमि को परती रखने का नियम था। ऐसा भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यह नियम ऋण के नियमों में भी लागू था। 7वें वर्ष में ब्याज वर्जित किया गया। 50वें वर्ष को जुबली वर्ष माना जाता था। इस वर्ष में भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस करना होता था। भूमि का असली मालिक राजा होता था। हिब्रू समाज में आर्थिक विचार धर्म तथा नैतिकता से जुड़े हुए थे। देखो, हिब्रू समाज में जो इकोनॉमिक थॉट्स थे बच्चों, वो रिलीजन और मोरालिटी से रिलेशन था उनका ज्यादा। हिब्रू समाज में क्या था? आर्थिक विचारों का संबंध धर्म तथा नैतिकता से ज्यादा घनिष्ठ संबंध था। समाज पर धर्माचार्यों का प्रभाव था जो समाज एवं व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको याद भी करने होंगे, ये रिलेटेड होंगे आपके
हिब्रू आर्थिक विचारों से संबंधित है। ओके, इनको आप पॉइंट वाइज भी समझ लेना। अब हम देखते हैं यूनानी आर्थिक विचार क्या थे। व्हाट वर द ग्रीक्स इकोनॉमिक थॉट्स। पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम ग्रीस में आर्थिक चिंतन की शुरुआत हुई। ईसा से कई शताब्दी पूर्व वहां कला, साहित्य एवं दर्शन अपने चरमोत्कर्ष पर थे। सुकरात एवं उनके शिष्यों का विभिन्न क्षेत्रों में चिंतन आज भी पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान का आधार है। जहां तक आर्थिक विचारों का प्रश्न है, प्राचीन आर्थिक विचारों के संबंध में हमें यूनानी दार्शनिक व प्लेटो, अरस्तु तथा जीनोफन के आर्थिक विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यूनान में खेती ही उस समय मुख्य धंधा था। छोटे भूस्वामियों द्वारा खेती की जाती थी। सरकार कृषि से उपज का 83.3% तक कर वसूल करती थी। इससे किसानों की स्थिति दयनीय हो रही थी। यूनानी शिल्पी धातु, कपड़े, लकड़ी, मिट्टी, चमड़े आदि की वस्तुएं बनाने में कुशल थे। व्यापार प्रायः जल मार्गों द्वारा किया जाता था। गुलाम प्रथा व्यापक रूप से फैली हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में यूनानी विचारक समाज का पतन रोकना चाहते थे एवं देश की प्राचीन समृद्धि वापस लाना चाहते थे। अब हम यूनान के जो इकोनॉमिक सिस्टम से पहले हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा भी। हमने क्या क्या देखा पॉलिटिकल सिस्टम में? टैक्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है, करारोपण था उन पर, और भी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित थे। किसानों की स्थिति भी दयनीय थी, गुलाम प्रथा भी थी। तो उन सभी को अगर हम आर्थिक या विचारकों ने जब रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाया, तो उन्होंने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के लिए भी। तो उसमें हमें 3 विचारकों को पढ़ना है। हम प्लेटो को पढ़ेंगे, इसमें हम अरस्तु को पढ़ेंगे, और फिर हम जीनोफन के बारे में भी देखेंगे। इन तीनों विचारकों से हमें यूनानी आर्थिक विचार के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में हम प्लेटो के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे पहले, और फिर अरस्तु को देखेंगे। प्लेटो यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक तथा द लॉज है, जो राज्य एवं समाज की समस्याओं से संबंधित है। प्लेटो के प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे? राज्य की व्युत्पत्ति। प्लेटो राज्य के उदय के संबंध में लिखते हैं कि मेरे विचार में राज्य की उत्पत्ति मनुष्य जाति की आवश्यकताओं द्वारा होती है। समाज में सब व्यक्तियों को किसी न किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। बहुत सी आवश्यकताएं होने से उनकी पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वे एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जब ये परस्पर सहयोग करने वाले एक साथ एकत्र हो जाते हैं तो राज्य की स्थापना हो जाती है। राज्य की वास्तविक विधाता आवश्यकता है। इस प्रकार मनुष्य की अपूर्णता एवं असमर्थता के कारण दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। फिर प्लेटो ने राज्य की व्युत्पत्ति के बाद विचार व्यक्त किए श्रम विभाजन पर। प्लेटो का मत था कि श्रम विभाजन के कारण ही नगर राज्य का जन्म होता है। प्लेटो के शब्दों में हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वस्तुएं अधिक मात्रा में सरलता से और अच्छी किस्म की तभी उपलब्ध होती हैं जबकि प्रत्येक आदमी वही एक कार्य करता है जो उसके लिए सहज या स्वाभाविक है, उसे ठीक समय पर करता है और अन्य कार्यों को छोड़ देता है। श्रम विभाजन मनुष्य की प्रकृति की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। सभी मनुष्य स्वभाव एवं शरीर से एक समान नहीं होते। स्वभाव की भिन्नता के कारण सभी व्यक्ति एक व्यवसाय में दक्ष नहीं होते। अतः व्यक्ति स्वभाव की भिन्नता के कारण ही अलग अलग व्यवसायों को अपनाते हैं। इस प्रकार एडम स्मिथ से करीब 2000 वर्ष पूर्व प्लेटो ने श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था, परंतु दोनों के श्रम विभाजन का आधार भिन्न था। प्लेटो के अनुसार श्रम विभाजन समाज संगठन का आधार है, नगर राज्य इसी पर आधारित है, जबकि एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य अपने हित साधन की भावना के कारण श्रम विभाजन करना चाहता है। अर्थात श्रम विभाजन विनिमय के उद्देश्य से किया जाता है, पर दोनों के विचारों में श्रम विभाजन का मुख्य आधार मनुष्य की आवश्यकता ही है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो हम एडम स्मिथ के लिए मानते हैं कि उन्होंने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया, ये हम कहेंगे कि प्लेटो द्वारा भी इस विचारधारा पर बहुत जोर दिया गया और इसे अपने आर्थिक विचारों में सम्मिलित किया उन्होंने। ठीक है, फिर हम देखते हैं साम्यवाद के बारे में उनके क्या विचार थे। प्लेटो के अनुसार समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो के शब्दों में तुम अपने को और अपनी संपत्ति को अपना मत समझो, बल्कि अपने परिवार का भूतकाल एवं भविष्य के परिवार को मानो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने परिवार और संपत्ति को समाज का मानो। प्लेटो ने पूरे समाज को एक परिवार बनाने की कल्पना की, जिसमें बच्चे भी संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी समझ पाए।
यह प्लेटो का समाजवाद है। साम्यवाद का यहाँ यह अर्थ है कि राजा तथा प्रशासक एक साथ मिलकर सामान्य निवास स्थान पर बैठेंगे, एक साथ बैठकर सादा भोजन करेंगे, उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। उनके आदर्श राज्य की योजना सभी के समान सुख के लिए थी, यह किसी वर्ग विशेष के सुख के लिए नहीं थी। प्लेटो साम्यवाद को परिवार पर भी लागू करते हैं। उनके मत में मित्र की सभी वस्तुएं, जिसमें स्त्रियां एवं बच्चे शामिल हैं, सम्मिलित होनी चाहिए। स्त्री पुरुषों में समानता हो, लड़के लड़कियों को शिक्षा समान रूप से मिले। ऐसे नए राज्यों के संचालन के लिए प्लेटो एक नए वर्ग या जाति की कल्पना करते हैं, जिसे वे अभिभावक कहते हैं। परंतु प्लेटो की साम्यवादी कल्पना आधुनिक साम्यवाद से सर्वथा भिन्न है। प्लेटो सभी मनुष्यों को समान नहीं मानते थे। उनके मत में बुद्धिजीवियों एवं शासकों का स्थान श्रमजीवियों से ऊंचा है। उन्होंने दास प्रथा को भी समाज के लिए आवश्यक माना। अतः प्लेटो का साम्यवाद अभिजात्य वर्ग का साम्यवाद था, जो आधुनिक साम्यवाद के विरुद्ध है। अरस्तु ने भी प्लेटो की इस योजना की कड़ी आलोचना की है। उनका मत था कि जब तक मनुष्य किसी वस्तु को अपनी वस्तु नहीं समझेगा, तब तक वस्तुओं का दुरुपयोग होगा, उत्पादन में कमी होगी। इसी प्रकार स्त्रियों को सभी मनुष्यों की सम्मिलित संपत्ति मानने पर समाज में सभ्यता का अंत हो जाएगा तथा यह विचार किसी सभ्य समाज के लिए गलत है। फिर प्लेटो के विचार थे उत्तराधिकार के नियम के बारे में। प्लेटो के आदर्श काल्पनिक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक उत्तराधिकारी मनोनीत करना आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति को भूमि दी जाएगी जिसमें उसका स्वामित्व स्थिर रहेगा। पुत्र नहीं होने पर उसे एक पुत्र गोद लेना होगा या फिर भूमि दामाद को देनी होगी। जनसंख्या के बारे में उन्होंने कहा, उनके अनुसार एक नगर राज्य की आदर्श जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इससे कम जनसंख्या होने पर बाहर से व्यक्तियों को इनाम देकर बुलाया चाहिए तथा इससे अधिक होने पर लोगों को निकट के राज्य में जाकर बस जाना चाहिए। कम आयु में विवाह वर्जित है। प्लेटो कमजोर, मूर्ख एवं बीमारों की संतान के पोषण के पक्ष में नहीं थे। ब्याज के बारे में उनका विचार थे कि प्लेटो ब्याज लेने के विरोध में थे। उन्होंने ब्याज लेने को गलत एवं अनैतिक माना। प्लेटो धन के न्यायपूर्ण वितरण के भी पक्ष में थे। उनके मत में अधिक धन मनुष्य को अवनति के गर्त में ले जाता है। ये सब विचार थे प्लेटो के। आगे के वीडियो में हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे।